4 एमडीसी सोशियोलॉजी। क्या जाति एक समुदाय है? स्पष्ट करें। जाति में ऐसी अनेक विशेषताएं पाई जाती है जिनके कारण इसको समुदाय माना जा सकता है। समुदाय की भांति यह कुछ व्यक्तियों का समूह होती है। जाति का निर्धारण जन्म से भी होता है। इस प्रकार समुदाय की भांति इसकी स्वतः उत्पत्ति भी होती है। इसी प्रकार प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट नाम भी होता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इसके अतिरिक्त जाति समूह का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। सामान्यतः जाति समूह सभी प्रकार के हितों का ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। इतना ही नहीं, एक जाति समूह के सामान्य नियमों की एक व्यवस्था भी होती है जिनको एक जाति के सभी सदस्य मानते हैं। इस संबंध में अंतर्विवाह संबंधी नियम का उल्लेख किया जाता है। अधिकांश जातियों में अंतर्विवाही होती है। इस प्रकार जाति को इस रूप में समुदाय माना जा सकता है, परंतु वास्तव में कुछ विशेषताएं भी हैं जो जाति समूह को एक समुदाय से पृथक करती हैं। इनमें सर्वप्रथम सामुदायिक भावना या हम की भावना है। यद्यपि कुछ व्यक्ति जाति समूह में भी हम की भावना पाने का दावा करते हैं, परंतु शायद यह गलत है, क्योंकि यदि जाति समूह में सामुदायिक भावना होती है तो क्यों सैकड़ों उपजातियां होती है। वास्तव में जाति प्रथा का आधार ही उच्च नीच की भावना है। जाति को इसलिए भी एक समुदाय नहीं माना जा सकता क्योंकि जाति समूह का एक निश्चित भूभाग नहीं होता। एक ही जाति के व्यक्ति दुनिया के विभिन्न स्थानों में छिटके हो सकते हैं। स्पष्ट है, यद्यपि जाति में समुदाय की कुछ विशेषता अवश्य पाई जाती है, फिर भी यह पूर्ण रूप में समुदाय नहीं है। क्वेश्चन है, क्या बंदीगृह एक समुदाय है? स्पष्ट करें। बंदीगृह भी एक समुदाय है अथवा नहीं, इस विषय पर भी विद्वानों में काफी मतभेद पाया जाता है। बंदीगृह में चूंकि समुदाय की कुछ विशेषता पाई जाती हैं, इसी कारण इसको कुछ विद्वान समुदाय मानते हैं। प्रथम, बंदीगृह कुछ व्यक्तियों का एक समुदाय होता है। दूसरे, उसका एक निश्चित भूभाग भी होता है। साथ ही काफी सीमा तक बंदीगृह के सदस्यों में हम की भावना भी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त सर्वश्री मैकाइवर और पेज ने बंदीगृह से हम की को समुदाय मानने का एक और आधार बताया। आपका कथन है कि मनुष्य का कार्य उनके समुदाय मानने का एक और आधार बताया। आपका कथन है कि मनुष्यों का कार्य उनको समुदाय मानने का समुदाय की प्रकृति के अनुसार सदैव ही सीमित होता है और इस रूप में बंदीगृह को भी सीमित कार्य क्षेत्र होता है। अतः बंदीगृह को एक समुदाय सरलता से माना जा सकता है, परंतु सर्वश्री मैकाइवर और पेज के मत से पूर्णतः सीमित नहीं हो सकते, क्योंकि समुदाय की अनेक विशेषताएं बंदीगृह में नहीं पाई जाती है। बंदीगृह स्वतः उत्पत्ति नहीं होती है, वरन उसकी स्थापना जानबूझकर की जाती है। इसके अतिरिक्त बंदीगृह की एक विशिष्ट उद्देश्य होता है जो अपराधियों के सुधार से संबंध रखता है और इस प्रकार समुदाय की भांति बंदीगृह का कोई सामान्य उद्देश्य भी नहीं होता। स्पष्ट है कि बंदीगृह को भी पूर्ण रूपेण समुदाय की संज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती। क्या पड़ोसी एक समुदाय है? स्पष्ट करें। ठीक है, चूंकि पड़ोसी भी एक समुदाय की अनेक विशेषताओं का समावेश होता है, अतः पड़ोस को भी कुछ लोग समुदाय मानते हैं। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि पड़ोस एक निश्चित भूभाग में बसा है, साथ ही वह व्यक्तियों का समूह भी होता है, परंतु इन दो विशेषताओं के आधार पर ही पड़ोस को समुदाय नहीं कहा जा सकता। वास्तव में पड़ोस न तो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और न ही पड़ोस में हम की भावना पाई जाती है। आजकल बड़े नगरों में तो एक ही मकान में रहने वाली अपनी ऊपर की मंजिल वाले तक को नहीं जानते। ऐसी स्थिति में हम की भावना को विकास की बात तो दूर रही, इसके अतिरिक्त पड़ोस में नियमों की कोई भी सामान्य व्यवस्था नहीं होती जिसके द्वारा सदस्यों के जीवन क्रम बंधे हो। इतना ही नहीं, पड़ोस की उत्पत्ति स्वतः नहीं होती, बल्कि पड़ोस को जानबूझकर बसाया जाता है। इस प्रकार जैसा कि फेयरचाइल्ड ने कहा, एक समुदाय के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में व्यक्तियों को आपस में परिचय, एक दूसरे से जान पहचान, संबंध और सामाजिक एकता की विशेषता का होना आवश्यक है, जो समुदाय को पड़ोसी समूहों से अलग करती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पड़ोस में समुदाय अनेक विशेषता होते हुए भी एक समुदाय नहीं है। ठीक है, समितियों के प्रमुख श्रेणियों का वर्णन करें। मैकाइवर और पेज के अनुसार समितियों की 4 श्रेणी होती है। व्यापारिक समितियां, औद्योगिक प्रतिष्ठान, परिवहन एजेंसियां तथा सभी व्यापारिक संघ इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन समितियों की मुख्य समस्या कार्यकुशलता से संबंधित है। पारस्परिक लाभ देने वाली समितियां, इसके अंतर्गत व्यवसायिक समितियां, श्रमिक संघ, राजनीतिक दल, साहित्यिक संगठन, मनोरंजनात्मक संगठन एवं धार्मिक समितियां आती है। सेवा समितियां, इनका उद्देश्य एक विशेष क्षेत्र में अपने सदस्यों को जन उपयोगी सेवाएं प्रदान करना और इसके अंतर्गत कॉलेज, चिकित्सालय, कल्याण संगठन,
संगठन, कानूनी सलाहकार संघ, पुलिस इत्यादि आती है। ठीक है ना। सेवा समितियों के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं जान लिया। अब है कि समान कल्याण समितियां, इसके अंतर्गत सरकार से संबंधित सभी प्रकार के संगठन, सेना, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग एवं पुस्तकालय एवं संग्रहालय आदि समितियां आती हैं। संस्था के कार्यों का वर्णन करें। तो देखिए, संस्था के निम्नलिखित कार्य है। किसी न किसी कार्य की पूर्ति के लिए संस्था का जन्म होता है। मानव आवश्यकताओं की पूर्ति, मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखती है। संस्थाएं मार्गदर्शन करती हैं, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करवाती हैं। संस्थाएं अनुरूपता प्रदान करती हैं। संस्थाएं पद कार्य प्रदान करती हैं। सामाजिक समूह क्या है? जो हम लोग का सामाजिक समूह है वो क्या है? तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समूह एक छोटा संगठन है जिसके सदस्य एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं तथा अपनी एक पहचान बनाते हैं। बाटोमेर के अनुसार सामाजिक समूह व्यक्तियों के उस संकलन को कहते हैं जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के बीच निश्चित संबंध हो। प्रत्येक व्यक्ति समूह और उसके प्रतीकों के प्रति सचेत होता है। सामाजिक समूह अनेक व्यक्तियों का एक संकलन है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। सामाजिक समूहों के अनेक आधारों का वर्गीकृत किया जा सकता है जिसमें सदस्यों की संख्या, अस्तित्व के आधार, प्रकारात्मक आधार, सामाजिक संबंधों में आधार इत्यादि प्रमुख है। सेरोकिन ने समूह निर्माण में अनेक आधारों की चर्चा की है। मर्टन समूह निर्धारण में 26 आयारों का उल्लेख किया गया है, पर हम मुख्य रूप से समूह निर्माण के आधारों में सामान्य उद्देश्य, सामान्य हित, समूह चेतना, शारीरिक समीपता, सामान्य भाषा, सामान्य निवास आदि का उल्लेख कर सकते हैं।